गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका प्रेप ऑन आईएएस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे बायोफ्यूल्स के टाइप्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली एनी फ्यूल दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम बायोमास इज कॉल्ड बायोफ्यूल। ठीक है, ये बायोमास आप डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आप यहाँ देख लीजिए, किसी भी बायोमास से डेराइव हो सकता है वो, इवन एल्गी से भी। ठीक है, एनिमल, प्लांट और एल्गी या फिर कोई भी अदर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे हम अगर कोई फ्यूल डराइव कर रहे हैं प्रेजेंटली प्रोसेसिंग के थ्रू, तो वो बायोफ्यूल है। कोल क्यों बायोफ्यूल नहीं है? क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ के अंडर दबा रहा है। ठीक है, तो वो हमारी प्रोसेस के थ्रू फ्यूल में कन्वर्ट नहीं हुआ, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फ्यूल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए कोल एक बायोफ्यूल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो ट्रेडिशनल बायोफ्यूल्स हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, भाई आग जला ली, बायोगैस बना ली। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जैसे कि वुड हो गया, ग्रास हो गई, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर हम बायोफ्यूल्स को देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल, और एक हो गया मॉडर्न या नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, मॉडर्न कह लो आप। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसके बाद आए हैं ये लोग, ये और ये पहले से हम सदियों से या इवन मिलेनिया से यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फायर के लिए वुड का यूज़ करना। ठीक है, तो ये एक तरह का बायोफ्यूल है। और इसमें आ जाएगा हमारा इथेनॉल। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको आगे। तीनों को डिस्कस करते हैं जो मॉडर्न है उन्हें। इथेनॉल, ठीक है, बायोगैस। बायोगैस ऑल दो पहले भी हो रही थी, पर अभी इसके एप्लीकेशंस हैं और ज़्यादा हैं। एंड देन बायोडीजल। ठीक है, बायोडीजल। तो ये तो हो गई मॉडर्न और ये हो गई ट्रेडिशनल। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें मेन डिफरेंस ये है कि हम बहुत इजीली हमें अवेलेबल थे नेचुरली, और हम इसका बिना किसी प्रोसेस के डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे थे। ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हो रही हैं तीनों की, ये हम बायोमास को प्रोसेस करने पे, बायोमास को क्या करने पे, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस करने पे जो फ्यूल हमें मिल रहे हैं उन्हें हम मॉडर्न या नॉन ट्रेडिशनल या अनकन्वेंशनल बायोफ्यूल्स बोलते हैं। अब हम एक एक से इन दोनों को देखते हैं। इनमें जो मेन है बायोगैस, तो आप सब जानते हैं, इसमें बायो इथेनॉल और बायोडीजल को। तो ये जो बायो इथेनॉल है, बायोडीजल है, ये दोनों क्लासिफाई किए जाते हैं लिक्विड बायोफ्यूल्स में। मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये लिक्विड है। और इनका अभी एप्लीकेशन मेनली क्यों है कि ये डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड बायोडीजल दोनों डायरेक्टली या विद ब्लेंड, आप इनको मिक्स करके डीजल या पेट्रोल में मिक्स करके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हो, या किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, या विदाउट मिक्सिंग भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो इनकी एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि इनको जहाँ अप्लाई होने वाले हैं, जिन चीज़ों में अप्लाई होने वाले हैं मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है। इन तो इनकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है। और फर्दर मैंने आपको कल बताया था, इंडिया जैसे कई सारे कंट्रीज हैं जिन पे कि पेट्रोलियम या कन्वेंशनल जो फ्यूल्स है, कन्वेंशनल जो फ्यूल है उनकी क्या है, कमी है, स्कैरसिटी है। ठीक है, तो उसको सप्लीमेंट, उसके लिए एक अल्टरनेटिव है ये फ्यूल्स। सेकेंडली, ये क्लीनर हैं एज कंपेयर टू पेट्रोलियम और डीजल, क्लीनर है। ठीक है, और क्लीन फ्यूल है ये। और तीसरा, ये ग्रीन भी है। ठीक है, ग्रीन इन द सेंस इसके जो एमिशन है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल वो कम है, क्योंकि ये जब हम इनको प्लांट से डराइव करते हैं, तो जब प्लांट ग्रो करता है तो वो कुछ कार्बन को कैप्चर करता है, CO2 इसमें जाती है, और वही CO2 फिर बाद में रिलीज हो जाती है। तो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल टाइप का हो जाता है, ऑल्दो दे आर नॉट कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल। देखेंगे हम क्यों नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करते हैं। तो अब हम देखते हैं इथेनॉल क्या है। इथेनॉल आप सबको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो C2H5OH एक एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं इसे, जो कि लिक्विड होती है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पे
स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर पर। और ठीक है, और ये मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में इसे किससे बनाते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर है यूएस इसका, ब्राज़ील एंड यूएस। और इसको कहाँ, यूएस में इसको मेज से, मेज मतलब मक्का, आपने भुट्टा खाया होगा, ठीक है, उसके ग्रेन से बनाया जाता है, ना कि उसके स्ट्रॉ से, ये याद रखना है। हम देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप ग्रेन से बना रहे हैं और स्ट्रॉ से बना रहे हैं, उसका जो रेजिड्यू है। और इसको दो तरह से यूज़ किया जाता है, गैसोलीन, यानी कि या तो पेट्रोल में मिलाकर यूज़ किया जाता है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल में मिलाकर यूज़ किया जाता है, तो उसे गैसोहोल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन, ठीक है। एंड देन अगर, और या फिर इसे डायरेक्टली ऐसे इथेनॉल ही यूज़ किया जाता है। मैंने कल आप पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि ये जो फ्यूल है इनको डायरेक्टली या ब्लेंडिंग के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ऑन दी अदर एंड ब्राज़ील में जो मेनली इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, तो मेनली अभी ये शुगर केन का जो जूस है उसी से होता है। ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, यानी कि ये जो हम खाते हैं उन्हीं चीज़ों से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मैं अभी जनरेशन आगे डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं कि कैसे इथेनॉल एक क्लीन या ग्रीन फ्यूल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आपने एक फसल ग्रो कर रहे हो, तो फसल आपको सबको पता है, प्लांट्स क्या CO2 इनटेक करते हैं, वो कार्बन फिक्सेट करते हैं, उस कार्बन को वाटर प्लस सनलाइट लेके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज और सेल्यूलोज, ग्लूकोज मान के चलिए आप, और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इसलिए बता रहा हूँ आगे यूज होगा ये। तो जो ग्लूकोज है मेनली प्रेजेंट होता है ये किस में, आपके जो प्लांट का जो सीड या फ्रूट वाला पार्ट है, जो प्लांट का एनरिच्ड न्यूट्रिएंट वाला पार्ट है, उसमें ग्लूकोज या लोअर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। और सेल्यूलोज बाकी जो प्लांट बना रहता है वो हायर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन, जो कि हार्ड होता है, जो कि इजीली पचता नहीं है, जो कि ग्रास वगैरह में रहता है, जैसे कि गाय वगैरह पचा लेती, तो ये सेल्यूलोज उसमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन हाइड्रो जो बायोफ्यूल्स है उसमें हम सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ही थी कि हम सीड को इथेनॉल या जो लोअर ऑर्डर अल्कोहल में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। ये सेल्यूलोज बहुत हाई ऑर्डर इन द सेंस कि कार्बन, और जो कार्बन का जो नंबर है वो CN जो है, N में भी 10-20 हो सकता है, इतनी लंबी चेन हो सकती है हायर ऑर्डर। और लोअर ऑर्डर में जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है इन सब में, लोअर में। तो हमने जब कॉर्न ने कार्बन फिक्स किया, ठीक है, तो कुछ कार्बन, कुछ CO2 एनवायरनमेंट से ले लिया, ठीक है, मान लो वो लिया, कितना लिया, 10 यूनिट लिया, 10 यूनिट CO2 इसने फिक्स किया। अब हमने इसको कुछ फ्यूल मतलब वाटर दिया एंड फर्टिलाइजर दिए, तो उसमें हमारी जो एनर्जी खर्च हुई या उसके लिए जो हमने CO2 एमिट किए थे वो 2 यूनिट हो गए। देन हमने इसको प्रोसेस किया जो कॉर्न आई हमें, और उसमें हमने फिर से 2 यूनिट CO2 एमिट कर दिया। ये फ्यूल डिस्टिल वगैरह करके हमने कार में लाके बर्न कर दिया। जब हम इस फ्यूल को, जो कि ये 10 यूनिट इसने कार्बन एनवायरनमेंट से गेन की थी या कैप्चर किया था, वो यहाँ पूरी रिलीज होगी 10 यूनिट। तो इन द एंड हमने 10 यूनिट कैप्चर की और 10 यूनिट रिलीज की, लेकिन ये जो 4 यूनिट है जो हमने मेज के प्रोडक्शन में लगाया, ये हमारे नेट एमिशन है। +4 यूनिट तो हमने तब भी एमिट किया ना एनवायरनमेंट में। अगर मेज ने 10 यूनिट फिक्स की तो वो 10 यूनिट तो यहाँ एमिट हो ही गई। उसके अलावा हमने 4 यूनिट और इसको प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में खर्च किया। तो इसीलिए जो इथेनॉल वगैरह है या बायोफ्यूल्स हैं, उनके जो नेट एमिशन है, नेट एमिशन है, वो जीरो नहीं होता है। आप ये बात याद रखिए, ये कार्बन न्यूट्रल नहीं होते हैं। नेट एमिशन कितना है, +4 यूनिट हमने कार्बन एनवायरनमेंट में एमिट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल कार्बन न्यूट्रलिटी को समझने का एक बढ़िया तरीका है, ठीक है। इसमें मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दी कि कैसे इथेनॉल मेज से हम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा
कैसे कार्बन साइकिल वर्क करती है इस यूनिट पूरी प्रोसेसिंग में, पूरे कंजम्पशन में, और फाइनली कितना हमें नेट गेन या नेट लॉस हम कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इसे समझाऊंगा कि कैसे ये नेट जीरो एमिशन नहीं है, नेट जीरो नहीं है ये बायोफ्यूल्स। ठीक है, ये याद रखना है, ये सारे बायोफ्यूल्स के एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर सम, जब हम एल्गी वगैरह की बात करेंगे जो नेचुरली ग्रो करती है, जिनमें प्रोसेसिंग बहुत कम है, जिनमें हम कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनको छोड़ के अदरवाइज ये नेट एमिशन जीरो नहीं है। देन हम आ जाते हैं बायोमास इथेनॉल। मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, हम या तो शुगर से कर रहे हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, शुगर केन से, या फिर स्टार्च से कर रहे हैं जो हमें मेज से मिल रही है। ये भी याद रखना भाई कि मेज से हमें मेनली स्टार्च वाला जो है, शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज और सुक्रोज ही होता है शुगर का मतलब भी, और स्टार्च का मतलब भी वही होता है, बस थोड़ा सा ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो डिफर करती है। सेम लेवल के हाइड्रोकार्बन है, मतलब इन दोनों में C6 ही होता है, कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ 6 ही होती है। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट जनरेशन। अब अगर हम थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ले, ऐसा हो कि जो मेज का जो स्ट्रॉ वाला पार्ट है, रेजिड्यू वाला पार्ट है, या शुगर कैन का जो वेस्ट वाला पार्ट है, या वुड्स है जिनमें सेल्यूलोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और नॉट इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं हम उन्हें लोअर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन में, उनके लिए केमिकल प्रोसेसिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, तो इन्हें हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कहते हैं, सिंपली बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ए डिफरेंट प्रोसेस एंड बाय ए डिफरेंट इनपुट मटेरियल। ठीक है, जिस मटेरियल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये थोड़े से और ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इसमें हम वेस्ट यूज़ करते हैं, ना कि जो हमारा बेस्ट पार्ट है, अच्छा पार्ट है, जो बेस्ट पार्ट है, ये तो था बेस्ट पार्ट है उस फसल का, और ये वेस्ट पार्ट। अगर हम वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम, आप घास ग्रास को यूज़ कर लीजिए जो ऐसे ही उग रही है, तो उसमें हमारा जो इनपुट था उस फसल को ग्रो करने के लिए वो ख़त्म हो गया है। तो हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, ठीक है, हमारे जो कार्बन एमिशन है, वो जैसे जैसे हम फर्दर वेस्ट को यूज़ करने लगे आते हैं, वो कार्बन एमिशन कम होते जाते हैं बायोफ्यूल से। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वुड्स, क्रॉप रेजिड्यू, म्युनिसिपल वेस्ट एंड सेल्यूलोजिक, जो सेल्यूलोज मैंने आपको बताया, वुड्स वगैरह जो भी टफ वो रहते हैं स्ट्रक्चर, उनमें मेनली सेल्यूलोज होती है क्योंकि सेल्यूलोज एक टफ हाइड्रोकार्बन है जो कि एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है किसी भी प्लांट को। ठीक है, तो इनमें हम जिक का सेल्यूलोज वाले जो वेस्ट है उसका यूज़ करते हैं, और इस इथेनॉल को उतनी अच्छी नहीं बन पाती है इथेनॉल का जो है। ठीक है, इथेनॉल तो C2H5OH ही रहेगी, पर इसमें इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं आ पाती है, और भी अदर हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं अपर लेवल के, मतलब इससे बड़े, जैसे C6 वाले, C10 वाले, वो भी इसमें रह जाते हैं। तो इस वजह से हम इसे सिर्फ कैसे यूज़ कर पाते हैं, हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, ब्लेंडिंग के थ्रू ही यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, गैसोलीन में एडिटिव की तरह ही यूज़ कर पाते हैं, इसे डायरेक्टली फ्यूल नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा इंजन नहीं सही से चल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ऊपर सोर्स मेंशन किए उसके अलावा और भी हैं, शुगर कैन का बगास से मतलब जो वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, लो क्वालिटी लैंड पे आपने ग्रास वगैरह उगा दिए बिना फर्टिलाइजर के, देन वुड्स वगैरह और म्युनिसिपल वेस्ट, इससे हम सेल्यूलोजिक इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल की स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है और प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे दुनिया डिपेंडेंट होती जा रही है। फॉर एग्जांपल ये यूएस में एक मेज फील्ड है, ठीक है, जो कि सिंपली किस लिए उगाया गया है कि ये जो प्लांट लगे हुए हैं इथेनॉल जनरेट करने के, उनको मेज प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, ये यूएस के साउथ डकोटा में ये प्लांट है। अब इसका कुछ नुकसान है, हम आगे देखेंगे कि जो ज़मीन पहले फूड क्रॉप्स के लिए अवेलेबल थी, ठीक है, ये तो हो गई कमर्शियल क्रॉप्स, ऑल्दो मेज इज ए फूड क्रॉप, पर यहाँ पे ये कमर्शियल क्रॉप की तरह यूज कर, तो फूड क्रॉप्स के लिए जो वो जमीन अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है,
वो घट रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें कि हम कह रहे हैं कि ये कार्बन न्यूट्रल है, जीरो एमिशंस है। आप देख रहे होंगे कितना एमिशन सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग में हो रहा है। देन ये क्या है, एक तरह का मोनोकल्चर है ये जो फील्ड है। ठीक है, तो इसमें जो आप इनपुट्स दे रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, वाटर हो, ये सारे भी कुछ ना कुछ एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, जहाँ से ये एनर्जी ले रहे हैं या फिर जहाँ ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी एमिशन है। तो बेसिकली जितना आप मोनोकल्चर वगैरह को या तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है नहीं एज फार एज कार्बन न्यूट्रलिटी और एनवायरनमेंट इज कंसर्न। इसमें भी CO2 एमिशन अच्छे खासे हैं। देन मैंने अभी आपसे बात की थी कि जनरेशन और बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, बीच में इसीलिए बता दिया है क्योंकि ये इसको हम हर बार जितनी बार भी बायोफ्यूल देखेंगे उस बार यूज होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था कि जो हम चीज़ें खाते हैं डायरेक्टली खाई जा सकती हैं, जिनमें जो कार्बन की चेन है वो 6 से कम हो, C6 या उससे कम हो, उनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, देन शुगर कैन का शुगर है, देन पाम ऑयल हो गया, देन जेट्रोपा आपने नाम सुना होगा, इन सब का यूज करते थे। और सोयाबीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी यूज होते हैं। देन सेकेंड जनरेशन में मैंने आपको बताया कैसे हमने टेक्नोलॉजी ईजाद की और जो हाइयर कार्बन फ्यूल है, जिनमें कार्बन की चेन लंबी है, C6 से ऊपर है, मोर देन, उनको कैसे हमने लो कार्बन इथेनॉल या बायोडीजल में कन्वर्ट किया, ये भी बताया मैंने। देन थर्ड जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो एल्गी वगैरह होती है, केल्प फॉरेस्ट आपने सुना होगा, सी में होते हैं केल्प फॉरेस्ट, एक ग्रास टाइप की है केल्प फॉरेस्ट, एल्गी और जो मरीन में जो ग्रास होती हैं, इन सब का यूज, इनको हम डायरेक्टली किसमें, बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि हमें उगाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है और प्रोसेसिंग भी बहुत कम उसमें हो जा रही है खर्चे में या एमिशन में, तो इनका जो नेट एमिशन है वो बहुत कम होता है। इसे होता तो इनमें भी है थोड़ा बहुत। एंड देन फोर्थ जनरेशन में हम क्या करने वाले हैं, ऑल्दो अभी ये आया नहीं है, पर इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, बायोमास में अगर कहीं से एनर्जी आ रही है तो वो है सन की एनर्जी। किसकी एनर्जी है? सन की एनर्जी है। सूर्य की एनर्जी को हम प्लांट स्टोर करते हैं, हम उसे यूज करते हैं फायर के लिए या फिर फ्यूल के लिए। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं फोर्थ जनरेशन में कि हम CO2 लेंगे, H2O लेंगे और कोई मीडियम लेंगे जहां ये रिएक्शन हो सके, और प्लस सन की एनर्जी लेंगे। तो ये जो प्लांट जो करते थे CO2 प्लस H2O प्लस मीडियम, प्लांट ऑब्वियसली वो कोई रिएक्शन कर रहे हैं, एंड देन सन की सोलर एनर्जी, और इसको हम सीधे ही किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। ये रिसर्च अभी चल रही है, हुआ नहीं है, लेकिन ये फिर हम लेबोरेटरी में सीधे सन की एनर्जी के थ्रू फूड बना सकते हैं। जैसे कि हम एक सोलर पैनल से सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे ही हम सोच रहे हैं कि CO2 प्लस H2O को एक केमिकल रिएक्शन करवा के सन की प्रेजेंस में उससे हाइड्रोकार्बन, बिना किसी पेड़ की मदद की जरूरत या बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत के, हम उसे किसमें, लैब में ही कर लें। तो ये हो गए फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। अब हम आते हैं बायोडीजल। मैंने बताया तो दो मेन है, इथेनॉल है, बायोडीजल। तो इथेनॉल मेनली प्रोड्यूस होती थी कहाँ, ब्राजील एंड USA में। अब बायोडीजल देखते हैं हम। प्राइमरी बायोडीजल हम प्राइमरी किससे बनाते हैं, सोयाबीन एंड ऑयल पाल्म, और जेट्रोपा वगैरह भी यूज होता है इसमें। और उसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में जो कुकिंग ऑयल है, वेस्ट है, जो दुकान वगैरह पे बहुत दिनों से समोसे तल रहे हो आप, भजिया तल रहे हो, उसमें वो खराब हो गया ऑयल, उसका भी हम बायोडीजल में यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन में हम बगास वगैरह और इन सब चीज का यूज करने लगते हैं, क्या जो वेस्ट है उसका यूज करने लगते हैं। ठीक है, और थर्ड जनरेशन का मैंने बताया। बायोडीजल, बायो इथेनॉल तो कहाँ था, US एंड ब्राजील। बायोडीजल जो मेनली यूज होता है या मेनली जो पॉपुलर है वो है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। तो इसको इस यूज डीजल, इसको डायरेक्टली भी यूज करते हैं और ब्लेंड के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो, उसमें मिला के हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा सेफ 5P,
पैसे होंगे या जो भी होगा, मुझे नहीं पता 5% है ये क्या है, लेकिन वहाँ इस पे छूट मिलती है अगर आप बायोडीजल यूज़ कर रहे हो तो। अब मैंने आपको बताया था कि थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एल्गी। एल्गी और जो सी से जो बायोमास आ रहा है, सी में जो बायोमास अवेलेबल है, चाहे वो ग्रास हो या केल्प फॉरेस्ट हो, बायोमास अवेलेबल है सी में। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, तो ये है हमारी टर्निंग पॉइंट इन दी एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर को टर्न करने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। लोअर ऑर्डर प्लांट है या फिर एल्गी है सिंपली, तो वो एक लोअर जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब ये अर्थ पे जब कंडीशन फेवरेबल हो गई लाइफ के लिए पहली बार, ठीक है, तो इसी ने फोटोसिंथेसिस कर करके CO2 को कैप्चर करके उसे स्प्लिट CO2 और प्लस H2O को कैप्चर करके उसे वाटर O2 में और हाइड्रोकार्बन में स्प्लिट बना हाइड्रोकार्बन बनाए थे। और इसी की वजह से आज हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी 21% के करीब जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ इसी की वजह से है। किसकी वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से स्टार्टिंग में। फिर बाद में हायर ऑर्डर प्लांट्स एनिमल्स आ गए तो उन्होंने भी कार्बन फिक्सेशन शुरू कर दिया। आप सब जानते हो प्लांट्स भी करते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स भी करते हैं, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या होने लगा है, हम स्क्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं भी प्रोड्यूस कहीं भी ग्रो की जा सकती है और हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में भी ये ग्रो हो सकती है। इसको हम प्रोसेस करके, ये देखो देखा हुआ है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, इसको हम प्रोसेस करके किसमें, अपने यूजेबल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। ये भी हाइड्रोकार्बन ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूजेबल एज ए फ्यूल जो यूजेबल हाइड्रोकार्बन है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे इसे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। ये देखिए, आपने कभी तालाब में हाथ मारा हो और वो काई आ जाती है, वो एक्चुअली एक एल्गी है। वो आपको सब जगह इजीली ग्रो हो जाती है। और अभी यूएस और बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास ओशियन का पार्ट बहुत ज़्यादा है, जो ओशन से लगे हुए हैं या वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा, वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम एज ए अल्टरनेट फ्यूल, एज एन अल्टरनेट एंड ग्रीन फ्यूल हम इसका यूज करें एल्गी वगैरह का। तो इसमें इसके फायदे क्या है एल्गी के, ये क्या है, अप टू 40% लिपिड कंटेन करती है। लिपिड क्या होता है, एक टाइप का फैट होता है। अब आपको पता है फैट की जो एनर्जी है, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन की एनर्जी से ज्यादा होती है। 1 किलो फैट लो और 1 किलो हाइड्रोकार्बन लो तो करीब ये एटलीस्ट 5 टाइम्स ज्यादा होता है उसकी एनर्जी से हाइड्रोकार्बन। तो इसमें 40% लिपिड है, तो आप समझ रहे हो इसमें कितनी एनर्जी अवेलेबल है जिसे हम यूज करवा सकते हैं बायोडीजल में। मैंने बताया था आपको बायोडीजल पहले भी किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, जो ऑयली प्लांट्स है, सोयाबीन हो गया, जेट्रोफा हो गया, ठीक है, इन सबसे हम पहले ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फर्दर एक तो एनर्जी कंटेंट पर जो यूनिट है वो ज़्यादा रहेगा। फर्दर जो ब्लू ग्रीन एलगी है 10 to 100 टाइम्स मोर फ्यूल पर यूनिट। और इसमें क्या है, मान लो ये एलगी है, ये अलग पार्ट है एलगी का, ये अलग, तो इसमें पूरा की पूरा एलगी लगभग फ्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें जो हम सेकेंड जनरेशन में जो फ्यूल वो बायोमास यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम वेस्ट होता है, उसका कुछ ही पार्ट हम फ्यूल में कन्वर्ट कर पाते हैं। यहाँ हम मैक्सिमम फ्यूल में कन्वर्ट कर पाएंगे और कुछ ही पार्ट वेस्ट रहेगा। तो इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एक तो एनर्जी हमारी मिलेगी ज़्यादा कम सोर्स में, और दूसरा जो वेस्ट जनरेट होगा जिसे हमें डिस्पोज करना है या फिर फर्टिलाइजर बनाना है या फिर बेसिकली डिस्पोज करना है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो उन्हें सूटेबल बनाती हैं हमारे जो प्रेजेंट एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में। हमारी जो प्रेजेंट इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स हैं इंडिया की, उनको फीड अप करने में क्यों इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, ये याद रखना है, थर्ड जनरेशन जरूर मेंशन करना है और इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख के आने हैं, खासकर
एक तो फैट ज़्यादा हाइड्रोकार्बन से एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, सेकेंडली जो बायोमास अवेलेबल है एल्गी वगैरह में या जो सी फॉरेस्ट में, वो एनर्जी मोर डेंस है और उससे हम कम वेस्ट होता है और ज़्यादा बायोमास हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम जो हमने देखे हैं दो लिक्विड बायोफ्यूल्स, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स है और वो है बायोगैस। आप सब ने, अगर आप गांव या शहर में पहले कभी रहे हैं, छोटे टाउन, तो ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं देखा होगा। एक डॉम टाइप का दिखता है बाहर से, ठीक है, दूर से ये दिखेगा कि आपको एक डॉम सा बना हुआ है, उसमें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो समझ जाइए एक बायोगैस प्लांट है। क्या है वो? बायोगैस प्लांट है। इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी स्लरी वेस्ट वगैरह जैसे कि गोबर डाल दिया आपने या काव डंग डाल दिया, ठीक है, गोबर जैसे बोलते हैं, उसकी स्लरी बना के पानी में मिला के डाल दी, ये जाएगा अंदर। इसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बैक्टीरिया ये। एनारोबिक मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में ये रिएक्शन करते, इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं बायोमास को और कुछ गैस छोड़ते हैं, मीथेन गैस छोड़ते हैं बेसिकली, और भी मिक्स्ड रहती हैं इसमें। तो मीथेन गैस छोड़ते हैं, इस मीथेन को हम हाउस में एज ए क्या गैस यूज कर सकते हैं अपने गैस बर्नर में, जिसमें हम रोटियां या खाना पकाते हैं, और भी लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो आप इसे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और फिर जो इसका वेस्ट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद मैं करने वाला हूँ दोस्तों, उसमें हम देखेंगे कि सच में बायोफ्यूल्स के कुछ फ़ायदा है एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली, अगर है तो कितना है, हम इसे और कितना एफिशिएंट बना सकते हो, और इंडिया में, मेनली इंडिया में हम कितना इस पर रिलाई कर सकते हैं, हमें कितना करना है, कितनी ज़रूरत है इंडिया को अभी इस चीज़ की। क्या हमारे पास से लैंड है कि हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स को इंडिया में ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम सेकेंड या थर्ड जनरेशन पर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बायोफ्यूल्स की स्टार्टिंग की थी। अगर आपको बेसिक देखना है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये जानना है कि फाइनली ये कितना एनवायरमेंटली इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद है, तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू।